नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी महामारी से भारत पर आई मुसीबत की, राहुल गांधी की मोदी सरकार से अपील की, जानेंगे कि क्या किसान आंदोलन पर पीएम मोदी के खिलाफ हैं बीजेपी के नेता, और बंगाल में पीके ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की चिंता। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी की वजह से कमजोर होते रुपए की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 माह तक ऑक्सीजन और वैक्सीन के आयात पर कस्टम ड्यूटी नहीं, स्वास्थ्य सेस भी नहीं होंगे लागू, प्रधानमंत्री ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंपा काम। सामने आया गंगाराम अस्पताल के चेयरपर्सन का दर्द, कहा लगता है सरकार इंतजार कर रही है कि हम सबकी जान चली जाए। गंगाराम अस्पताल में है ऑक्सीजन की भारी किल्लत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदार पूनावाला ने वैक्सीन की कीमतें प्राइवेट अस्पतालों के लिए की तय। एसआईआई प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज वैक्सीन देगा। सोनिया गांधी ने लिखा रायबरेली के डीएम को पत्र, शेष एमपी-लेड फंड महामारी के खिलाफ उपयोग करने को कहा। रायबरेली से सांसद हैं सोनिया गांधी। और विश्व कप 2022 के बाद क्रिकेट को अलविदा कह सकती हैं मिताली राज। न्यूजीलैंड की जीवंत पिचों के लिए कुछ बेहतरीन सीम गेंदबाजी विकल्प भी तलाश रही हैं मिताली राज। उनके 23 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का अंतिम टूर्नामेंट होगा विश्व कप। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। भारत में महामारी से तबाही जारी है। राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चरमरा गई है। रोजाना मरीजों के आंकड़े 3 लाख को पार कर गए हैं। कुल मिलाकर देश की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में एक अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जिसने महामारी को लेकर देश की चिंता और बढ़ा दी है। भारत में पिछले 3 दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और 2000 से ज्यादा जानें जा रही हैं। इन सब के बीच अमेरिका में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवोल्यूशन यानी IHME की एक रिसर्च से जो खबर सामने आई है वो भारत के लिए चिंताजनक है। दरअसल इस रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि भारत में मई के मध्य में महामारी का कहर टूटेगा और इस समय महामारी अपने पीक पर होगी। इस दौरान हर दिन जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5600 पर पहुंच सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 अप्रैल से 1 अगस्त के बीच 3,29,000 से ज्यादा लोग महामारी से अपनी जान गंवा देंगे। इस तरह जुलाई के अंत तक देश में वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 6,65,000 पार कर सकती है। स्टडी में कहा गया है कि भारत में महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार को वैक्सीनेशन से कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस अध्ययन में ये भी कहा गया है कि अगर भारत की 95% आबादी अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक मास्क पहनने लगे तो 70,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। IHME के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले सप्ताह में भारत में वायरस से बहुत खराब हालात होने के आसार हैं। देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो भी चिंता को बढ़ा रही हैं। ऐसे विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या मोदी सरकार कोई ठोस प्लान बना रही है या फिर केवल स्थिति को देखती जा रही है। इन्हीं सवालों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को हकीकत का आईना दिखाया और उससे प्रचार की बजाय काम पर ध्यान देने की अपील की। दूसरे देशों को टीका देकर वैक्सीन मैत्री के नाम से दुनिया में अपना ढोल पीटने वाले मोदी सरकार के राज में देश इस कदर बेहाल हो गया है कि न अस्पतालों में ऑक्सीजन है न ही बेड्स। इस मुसीबत के बीच सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है, इसलिए लगातार विपक्ष उसे घेर रहा है। आज एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कहा कि PR और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। मोदी सरकार को हकीकत का आईना दिखाने के साथ साथ राहुल गांधी ने जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान गंवाने पर दुख भी जताया। राहुल गांधी ने कहा, परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो परिवारों की हर संभव सहायता प्रदान करें। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस स्थिति में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी केंद्र को अपने निशाने पर राहुल गांधी ले चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि क्राइसिस, नो टेस्ट, नो वैक्सीन, नो ऑक्सीजन, नो ICU, प्राथमिकता अलग है। इस पोस्ट के साथ एक खबर भी शेयर की थी जिसपे कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 3 सेक्रेटेरिएट इमारतों के लिए बोली आमंत्रित की गई है। अब जब सरकार स्वास्थ्य मुसीबत पर ध्यान देने के बजाय प्रचार प्रसार में लगी होगी तो भला विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। न केवल इन सवालों के बीच लगातार लोगों की सांसें भी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आज उस सच से रूबरू करवाया जहां लोगों की सांसों की डोर टूट रही है लेकिन केंद्र सरकार शांत बैठी है। इसी चुप्पी के बाद अब अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है।
देश की राजधानी दिल्ली में महामारी ने ऐसी हाहाकार मचाई है कि जिससे हर तरफ चीख पुकार और लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, लोग अस्पताल के बाहर बेड्स के लिए लाइन में लगे हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है और इसी कड़ी में आज महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों को होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई और महामारी को लेकर सवाल पूछा और कहा कि ये दूसरी लहर नहीं है बल्कि एक सुनामी है और अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में ये पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि आने वाले हफ्तों में नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि 22 और 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी महामारी को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसपे कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब कोर्ट ने तो सरकार को आदेश दे दिया, देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन इस सुस्ती को लेकर विपक्ष उसे आड़े हाथों ले रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। तो क्या कहा शिवसेना ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां बीते 24 घंटे में मरीजों की संख्या 66,000 के पार पहुंच गई है। राज्य के अस्पतालों में न बेड्स हैं न ही ऑक्सीजन है। राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सामना में कहा गया है कि यदि महामारी पर पहले ही संज्ञान ले लिया जाता तो स्थिति इतनी बिगड़ नहीं पाती। सामना में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब देश में संक्रमण की स्थिति का संज्ञान लिया है। यदि ये काम सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री द्वारा किए गए रोड शो और हरिद्वार कुंभ के दौरान सही समय पर करता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। आपको बता दें कि पूरे देश से महामारी को लेकर लगातार मिल रही कई शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिस पर 22 और 23 अप्रैल को सुनवाई हुई और कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार से 4 अहम मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है। अब स्वास्थ्य मुसीबत पर मोदी सरकार की सुस्ती को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वैसे मोदी सरकार इस वक्त न सिर्फ विपक्ष के सवालों के घेरे में है, बल्कि अपने नेता भी उस पर उंगली उठा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन पर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। किसानों का आंदोलन महामारी के इस दौर में भी जारी है। सरकार का दावा है कि कानून किसानों के हित के लिए है, लेकिन देश के किसानों के साथ पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये कानून किसानों से उसकी जमीन और एमएसपी का अधिकार छीन लेने वाला है। लेकिन अब ये बात बीजेपी के नेता रहे और वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी स्वीकार कर ली। दरअसल सत्यपाल मलिक का एक पत्र सामने आया, जिसपे उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान को पत्र लिखा था। पत्र में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लिखा, मुझे आपका पत्र मिला जिसमें आपके सांसद के द्वारा पारित कृषि पर 3 कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री को ये बताने की कोशिश की है कि ये गलत रास्ते पर है और किसानों को दबाने, डराने और धमकाने का प्रयास न करें। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वो किसानों को दिल्ली से खाली हाथ न लौटाएं, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। मैं मई के पहले हफ्ते में दिल्ली आ रहा हूँ। इस दौरान कोशिश रहेगी कि सभी नेताओं से संपर्क करें और उन्हें इसके पक्ष में सहमत करें। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि महामारी के समय में केंद्र की मोदी सरकार सत्यपाल मलिक की बातों को मानती है कि नहीं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की चिट्ठी से साफ हो गया कि बीजेपी में अंदर खाने खटपट चल रही है, जो अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। वैसे अनबन तो इस वक्त बिहार में जेडीयू और बीजेपी में भी चल रही है। विपक्ष के साथ साथ अब बीजेपी ने भी नीतीश सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर जेडीयू और बीजेपी में चुनाव के बाद जारी कलह खुलकर सामने आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए में खटपट जारी है। बीजेपी किसी न किसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रही है। इन सब के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पिछले दिनों नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के इस एक फैसले को समझने में असमर्थ हूं कि रात का कर्फ्यू लगाने से महामारी का प्रसार कैसे बंद होगा। नाइट कर्फ्यू वाले फैसले पर सवाल उठाए जाने को लेकर बीजेपी और जेडीयू में मतभेद के सुर साफ तौर से सामने आ गए। जेडीयू के नेताओं ने भी बीजेपी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों ही इशारों में जायसवाल को नसीहत देते हुए लिखा, जायसवाल जी, अभी राजनीतिक बयानबाजी का वक्त नहीं है। तो नीतीश के सबसे करीबी नेता संजय झा ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से लॉकडाउन से बचने का राज्यों से आग्रह किया है, आप उनसे क्यों नहीं सीख लेते हैं।
आपको बता दें कि इन सब के बीच कुछ दिन पहले आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पूरी तस्वीर शेयर की, जिसमें नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी और श्याम रजक एक साथ नजर आ रहे हैं। तो वहीं लालू यादव भी अब जेल से बाहर आने वाले हैं। इन सब को लेकर बिहार की राजनीति में सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश फिर से एक साथ आएंगे। अब इन सवालों का जवाब तो आने वाला समय ही देगा। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के खटपट से आने वाले दिनों में परेशानी खड़ी हो सकती है। वैसे अभी तो बीजेपी के लिए बंगाल में परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी के ऑडियो वार के बाद अब प्रशांत किशोर भी खामोश नहीं बैठे हैं। उन्होंने बीजेपी को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे उसकी चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। अब तक 223 सीटों के लिए मतदान हो चुका है, तो वहीं अब केवल 2 चरणों का चुनाव बचा है। लेकिन इस सब के बीच चुनाव पर सियासत जारी है। टीएमसी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए एक साक्षात्कार में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी आपसे केवल वोट ही नहीं मांगती है, बल्कि वो कई कदम आगे बढ़कर आपके दिलो दिमाग को ही नियंत्रित करने में लग जाती है। आपके खान पान, रहन सहन जैसी चीज़ों पर लगाम लगाई जाती है। इसी वजह से पार्टी हानिकारक है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बहुमत से पहली बार देश में कोई सरकार बनी है। ऐसा नहीं है कि मोदी से ज़्यादा समय तक देश में किसी ने शासन नहीं किया, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि लोगों के दिलो दिमाग को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद वन पार्टी वन नेशन की अवधारणा सच हो सकती है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को लेकर उनका ये दावा कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी की वजह से कमजोर होते रुपए की। अप्रैल का महीना बीतने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से अप्रैल 2021 का महीना भारत के लिए गेम चेंजर बन गया है। इस दौरान वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। इससे भारतीय रुपए में 1.5% से भी ज्यादा की कमजोरी देखी गई, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रुपया और भी कमजोर हो सकता है। स्वास्थ्य मुसीबत ने देश को इस कदर हिलाकर रख दिया कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, और इसका असर न सिर्फ आयात, निर्यात और रोजगार पर पड़ रहा है, बल्कि रुपया भी रो रहा है। दिन ब दिन रुपए की कीमत गिरती जा रही है। इसकी वजह से मुद्रा कोष की स्थिति भी बिगड़ रही है। भारतीय रुपए में 1.5% से भी ज्यादा की कमजोरी देखी गई। इसकी वजह राज्य में लग रही सख्त पाबंदियां हैं। कहा जा रहा है कि सख्ती की वजह से निवेशकों ने भारी मात्रा में बिकवाली की है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने अप्रैल में अब तक भारतीय बाजारों से कुल 4,615 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसके अलावा बाजारों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर आरबीआई का पॉलिसी स्टेटमेंट था। आरबीआई ने रेपो रेट में 4% पर कायम रखने का फैसला किया। साथ ही विकास को कायम बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत रुख बरकरार रखा। इसकी वजह से भारतीय रुपया 75 के स्तर को पार करते हुए तेजी से कमजोर हुआ। इस सभी फैक्टर ने स्थानीय इकाई को अप्रैल 2021 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा में से एक बना दिया। इस बात की संभावना है कि ये कमजोरी कुछ और समय तक जारी रहेगी और मुद्रा जल्द ही आने वाले समय में 76 के स्तर को पार कर जाएगी। जैसे जैसे रुपया रोता रहेगा, वैसे वैसे देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। इसका हर्जाना देश की जनता को उठाना पड़ेगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।